नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हर रोज की तरह आज भी दोपहर 2 बजे हम जुड़ गए हैं आपके साथ और आपसे जो भी जेब से जुड़े हुए सवाल हैं उनके प्रश्नों के उत्तर और आपसे बातचीत का सिलसिला आप शुरू करते हैं। आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन हम बातचीत करते हैं शेयर बाजार को लेकर के और शेयर बाजार में गिरावट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आज हम देखें तो निफ्टी जो है 17,818 पे खुला और उसके बाद जो निचला स्तर हमने देखा था वो था 17,698। अभी उनके बीच में कामकाज करता हुआ 17,770 का स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। निफ्टी अगर हम बात करें निफ्टी की तो 17 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 33 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को हमने बाजार के फंडामेंटल को समझा था। आज हम समझेंगे चार्ट्स पर बाजार कैसा लग रहा है, अभी क्या करना चाहिए। अदानी समूह में हम देख रहे हैं कि अदानी पोर्ट, एसीसी, अंबुजा यहाँ कुछ रिकवरी है, लेकिन बाकी सारे शेयरों में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अदानी इंटरप्राइजेज भी लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ और वहां पर भी लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। अभी क्या करना चाहिए, इन तमाम विषयों में बातचीत करेंगे। आपका भी शेयरों से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो जुड़िए हमारे साथ। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना नाम, शहर का नाम, अपने कौन से शेयर में आपने पैसे लगा रखे हैं, अगर 3-4 शेयरों में लगा रखे हैं तो पूरा पोर्टफोलियो हमें भेजिए और साथ ही साथ कितने समय के लिए आपने ले रखे हैं, कितने शेयर ले रखे हैं, क्या नज़रिया है आपका, ये तमाम डिटेल्स आप हमें बताएंगे तो उतने ही विस्तार पूर्वक हम अपने एक्सपर्ट से आपके प्रश्नों के उत्तर लेंगे। चलिए, अब हमारा वक्त हो चुका है आप आज के हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू कराने का और आज के हमारे खास मेहमान हैं नितलेश पावस्कर जी। नितलेश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और अब जैसा आपने कहा था और पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी 2 हफ्ते पहले तो आपने कहा था बाज़ार में अभी फ़िलहाल कॉशियस रहने का वक्त है, मंदी करने का वक्त है। अभी और कितनी मंदी बाकी रह गई है और आपके चार्ट्स इस समय क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अभी यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है निफ्टी, या कहीं पर आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है? जी सर, अगर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे, सिर्फ मार्केट की बात करेंगे तो 17,650 से लेके 17,700 एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इसके नीचे अगर फिसलता है मार्केट तो फिर से हमें एक तेजी से बिकवाली देखने को मिल सकती है। वो 17,200 से लेके 16,800 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर में अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्केट के लिए काफी बड़ा हर्डल जो है वो 18,000 से लेके 18,200, इस रेंज को मार्केट कैसे ब्रेकआउट देता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है तो फिर से हमें ऊपर में 300 से 700 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा जो नजरिया है वो मार्केट के ऊपर सेल ऑन राइज का ही नजरिया है, क्योंकि मार्केट में ऐसी कुछ न्यूज़ अभी भी पेंडिंग है। मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो अभी तक आई नहीं है और कुछ ना कुछ ऐसा चीजें हैं जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड और बड़ा वाला खुल सकता है। अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट भी देखेंगे निफ्टी का तो डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है। कंफर्मेशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो 17,500 के नीचे जैसे ही इसमें क्लोज आएगा तो हम लोग इसमें एक बड़ा वाला सेल प्लान करेंगे। जैसे मैं पहले भी कह रहा था 2023 में 15 से 20% का एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वो करेक्शन जो आएगा उसमें लंबी अवधि के निवेशक जो है वो वहां पे शॉपिंग कर सकते हैं। ढेरों अच्छी कंपनी आपको निचले लेवल्स के आसपास मिल सकती है। जी, तो अभी मतलब अभी जो आपको इस समय दर्शक सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? क्या अभी बाजार से दूरी बना के रखें या बाजार जो करंट लेवल है उस पर क्या यहाँ पर पुट लेने की सलाह आप देंगे, मंदी करने की सलाह देंगे, शॉर्ट करने की निफ्टी सलाह देंगे? अभी क्या सजेशन रहेगा आपका? जी सर, यहाँ पे मैं ट्रेडर्स को एक ही सलाह दूंगा कि पहले तो अपना जो कैपिटल है उसका 75% आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो बार बार कंटिन्यूअसली आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको कम कैपिटल के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरी चीज, हम लोग निफ्टी के ऊपर शॉर्ट प्लान करेंगे 17,900 से लेके 18,000 फ्यूचर्स में यहाँ पे हम लोग बिकवाली करेंगे। 18,100 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होगा और पहला जो हम लोग टारगेट प्लान करेंगे वो होगा 17,600। 17,600 के आसपास सस्टेन होता है तो 17,200 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तभी बेचना है 17,900 से लेके 18,000 इस लेवल में थोड़ा थोड़ा करके हमें बिकवाली करना है। 18,100 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ट्रेडर हैं जो सीमित समय के लिए पैसे दांव लगाते हैं बाजार में, उनके लिए नितलेश पावस्कर जी की सलाह है मंदी करने की और उनका मानना ये है कि पहला लक्ष्य यहाँ पे 17,600 का देखने को मिल सकता है। अभी हम देख रहे हैं 17,700 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए विनोद तिवारी जी से बातचीत करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप अपने सवाल भेजते रहिए और निश्चित रूप से जो है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे कि इसी कार्यक्रम के दौरान जो है हम आपको दिला सकें। विनोद जी नमस्कार। भैया नमस्कार। नमस्कार विनोद जी, कहाँ से?
हाँ कहाँ से बोल रहे हैं सर? भैया, जयपुर राजस्थान। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत जगह है और जब भी जयपुर जाना होता है तो एक अलग तरह का आनंद आता है जयपुर के अंदर। बताइए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, क्या करते हैं आप वैसे? भैया ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी का काम है, चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रश्न क्या है सर आपका? बॉस, एक्चुअली बीपीसीएल के शेयर लिए हुए हैं 450 के भाव से, तो अब इसको निकाल के रखना है केवल। अच्छा अच्छा, कितने समय के लिए आपने सोचा है कि मतलब ये आप बने रहना चाहते हैं इसमें? रखे हुए ही कम से कम नहीं तो 1.5 साल हो गया। अब आपने की एंट्री जो है विनोद जी, वो थोड़ी से ऐसे समय पर हुई कि तमाम तेल गैस सेक्टर को लेकर के चिंताएं जाहिर होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ रही थी, यहाँ पर उतनी तेजी से कीमतें बढ़ी नहीं, जिसकी वजह से कंपनियों को नुकसान हुआ। हालांकि अब जो है यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कीमतें नीचे आ रही हैं और पेट्रोल डीजल उस तरीके से सस्ते नहीं हुए हैं, तो सरकार की ये कोशिश है कि कंपनियों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। आज हम देख रहे हैं 2% के आसपास की तेजी बीपीसीएल में देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी नितलेश जी इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है। 450 की इनकी खरीद है, 333 के आसपास का भी भाव देखने को मिल रहा है। कुछ एक फंडामेंटल्स में बदलाव होता हुआ दिखाई दिया है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से, जो एक क्राइसिस देखने को मिल रही थी तेल गैस सेक्टर को लेकर के। अभी इन लेवल पे चार्ट पे क्या कुछ आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? देखो, चार्ट वाइज अगर हम लोग कहेंगे तो 300 से लेके 310 एक इंपॉर्टेंट बेस है और मुझे नहीं लग रहा है कि बीपीसीएल इस बेस को तोड़ेगा। अगर बीपीसीएल में इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो मेरे हिसाब से 250 का लेवल्स भी दिखा सकता है। तो अभी के लिए आपको पोजीशन जो है वो 300 रुपए के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी पड़ेगी। अगर मान लो ये काउंटर ने 350 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया तो थोड़ा सा इसमें पोजीशंस क्या करे, एवरेज करे। और मुझे लग रहा है कि 2023 शायद बीपीसीएल का साल हो सकता है। अगर ये काउंटर 350 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 400 420 ये लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। लेकिन समझो अगर ये 400 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, 2 से 3 दिन भी अगर ये ट्रेड करता है तो हमें 500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक बीपीसीएल 300 रुपए के नीचे नहीं चला जाता तब तक इसमें बिकवाली नहीं करना है। आप पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें जी। तो आपके लिए होल्ड करने की सलाह है। 350 का स्तर अगर टूटता है तो वहाँ पर आप और शेयर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल 300 310 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, आपके लिए सलाह है। आशीष तिवारी जी हमारे साथ अब जुड़े हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं नमस्कार आशीष जी। नगर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। उड़ीसा में किस जगह है सर? सर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, प्रयाग नगर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं सर आप? हाँ, क्या करते हैं सर आप? हम लोग फाइनेंस का ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात सर। क्या प्रश्न है सर आपका? जी मेरा मेरा 5 शेयर है मेरे पास अभी। किस चीज के? ये टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा कम्युनिकेशन है। पतंजलि है। अच्छा अच्छा, पतंजलि और टाटा कम्युनिकेशन अभी डिस्कस कर लेते हैं सर। पतंजलि किस भाव पे लिए आपने? मेरा 940-42 के रेट पे है। 940-42। तो चलिए, आप तो यहाँ पर आपको नुकसान तो नहीं हो रहा है, 939 के आसपास चल रहा है। हालांकि बीच में हम देख रहे थे एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं 3-4% ऊपर है। और दूसरा, आपने टाटा कम्युनिकेशन किस रेट पे लिया है? टाटा कम्युनिकेशन 1250 1250 पे। अभी यहाँ पर भी आप नुकसान में नहीं है, 1252 के आसपास चल रहा है। वैसे आपका व्यू क्या है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? हम लोग इसको सर 3 साल से 4 साल रख सकते हैं। 3 से 4 साल, चलिए काफ़ी लंबा आपका नज़रिया है। देखते हैं यहाँ पर चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। पतंजलि ग्रुप में हमने देखा कि एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब फिलहाल इनकी खरीद के आसपास ही चल रहा है। 940 की इनकी खरीद है और उसी के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ 1250 इन्होंने के भाव पे इन्होंने टाटा कम्युनिकेशन ले रखे हैं। 1252 के आसपास आज चल रहा है, 2-2.25% ऊपर है। क्या कुछ सलाह रहेगी इन दोनों कंपनियों पर आपकी नितलेश जी? सर, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा पतंजलि में आपको एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 900 रुपए के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद और बिकवाली देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक 900 रुपए के ऊपर आपका काउंटर ट्रेड कर रहा है तब तक डरने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेडिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस लगा लो 900 का, और जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा 970 का ब्रेकआउट देने के बाद मेरे हिसाब से 1000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और रही बात आपकी 3 से 4 साल लंबी अवधि की, अगर आप निवेशक हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जितना मर्जी होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक को, लेकिन एक लाइन ऑफ कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे अगर ये स्टॉक चला जाएगा
तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखो लॉन्ग टर्म का जो नजरिया है वो धीरे धीरे करके चेंज होने वाला है, क्योंकि थीम बदलती है, और थीम बदलने के बाद आपने देखा होगा कि स्टॉक में कितने बड़े बड़े करेक्शन आपको देखने को मिल गए हैं। तो उस वजह से मैं आपको एक सलाह दूंगा कि 900 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ले, और जैसे ही आपको मुनाफा देखिए थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा आपको क्या कर लेना चाहिए, बांध लेना चाहिए। इससे कि क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है मार्केट के ऊपर वो बना रहेगा। ठीक। इस बीच यूट्यूब पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। तुषार रावल जी ने पूछा है, ग्लैंड फार्मा के ऊपर इनका प्रश्न है, लेकिन अब तुषार जी ने हमें ये तो नहीं बताया कि उन्होंने कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, उनका नज़रिया क्या है। तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि हमेशा ये निवेदन करते हैं कि जो भी आप प्रश्न पूछें वो चाहे यूट्यूब पे पूछें या व्हाट्सएप पे पूछें, सवाल थोड़ी सी डिटेल में देंगे तो हमारे एनालिस्ट को भी ये बताने में आसानी होगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें तो अभी हम देख रहे हैं कि ये शेयर 1170 के आसपास चल रहा है। आज हम देख रहे हैं करीब 3% के आसपास की गिरावट है। अभी मुझे नहीं पता ये लेना चाह रहे हैं या ऑलरेडी इन्होंने ले रखा है, और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 1800 से टूटते हुए शेयर पिछले 3 महीनों में अब 1100 के आसपास आ चुका है। तो अभी क्या सलाह रहेगी अगर ये बने हैं तो, और नहीं अगर ये खरीदना चाह रहे हैं तो जो निवेशक खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या रहेगी? 2500 के भाव पे हमने देखा कि ये ट्रेड कर रहा था और अब 1100 पे है। क्या सर सलाह ये रहेगी? जो काउंटर है वो अपने आईपीओ के लेवल के भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक से एक ऐसे ही मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, इसमें कुछ टेक्निकल्स भी नहीं लग रहा है, फंडामेंटल्स भी नहीं लग रहा है, तो 1100 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि वहां पे एक राउंड नंबर है, तो वहां पे शायद एक लास्ट हो सकता है बुल्स के लिए। अदरवाइज मैं मेरे क्लाइंट्स को या फिर अगर कोई भी मेरे से पूछेगा तो मैं ऐसे स्टॉक में निवेश करने की राय नहीं दूंगा। अब इन्होंने अभी यूट्यूब पे अभी अपना टिप्पणी की है और इन्होंने कहा है कि 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 1559 के भाव पे, तो करीब 400 के आसपास का नुकसान हो। तो आपकी सलाह अभी भी वही है 1100 के स्टॉप लॉस के साथ बने? 1100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। उछाल में आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। उछाल मेरे हिसाब से आपको एक बार देखने को मिल सकता है 1280 से लेके 1300 के आसपास। तब एक बार रिव्यू करना कि थोड़ा बहुत चार्ट स्ट्रक्चर अगर वहां पे सुधर जाता है तो एक बार फिर से किसी एनालिस्ट को या फिर फंडामेंटल एनालिस्ट को पूछ लेना, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको एक व्यू मिल जाएगा। तो आपके लिए सलाह ये है सर कि अब जहां पर मौका मिले तो आप एग्जिट करने की सोचें, नया निवेश अभी ना करें। ऐसा मत सोचें कि एवरेज कर लें। 1500 की आपकी खरीद है, 1200-1300 का स्तर कह रहे हैं निखिलेश जी की कोई भी बाउंस बैक का वहाँ पर आपको दिखाई देता है तो उसके बाद आप रिव्यू कर सकते हैं। चलिए, जेपी सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सोलंकी जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया हूँ सर, मैं राजस्थान के साउथ राजस्थान से बोल रहा हूँ, बांसवाड़ा जिला से। अच्छा, बांसवाड़ा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर। बताइए सर, क्या करते हैं आप? सर मैं प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ वैसे तो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा का काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मैं अडानी में एंट्री करना चाहता हूँ, रिस्क लेके 1 लाख रुपए डालना है, क्या करना चाहिए? सर अभी तो मतलब हाथ जलाने वाली बात है, क्योंकि लोग तो अब ये सोच रहे हैं निकले कैसे, और आप कह रहे हैं मैं अदानी में पैसे लगाना चाहता हूँ। हाई रिस्क आप लेना चाहते हैं। चलिए, ये पैसे आपके हैं, आप क्या करना चाहते हैं वो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन हाँ, इस पर एक सलाह जो है हम चाहेंगे हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो कुछ सलाह देना चाहें तो अगर क्या कुछ सलाह देंगे? ये रिस्क लेना चाहते हैं, क्या वाकई में रिस्क लेना चाहिए? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इस पर बात करें, क्योंकि अदानी पर बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। तो आज के जो डेवलपमेंट हुए हैं, जरा हम चाहेंगे पहले निखिलेश जी की टिप्पणी लें, उससे पहले कुछ एक जो डेवलपमेंट हुए हैं वो हम आपको बता दें कि एक के बाद एक विदेशी बैंक अदानी समूह को अब कर्ज देने से पीछे हट रहे हैं। क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप के बाद अब ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अदानी समूह के बॉन्ड के बदले कर्ज देना बंद कर दिया है। ग्रुप को लेकर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विदेशी बैंक इस तरह के कदम उठा रहे हैं। उधर कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि अदानी समूह की कई कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। रेटिंग एजेंसी S&P ने अदानी समूह की 2 कंपनियों यानी अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी का भी आउटलुक घटा दिया है। कंपनियों के लिए गवर्नेंस रिस्क और फंडिंग की चुनौतियों का हवाला देते हुए S&P ने एक कदम उठाया है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अदानी की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह को हुए नुकसान का जो असर है वो कंपनी की जो है विस्तार योजनाओं पर देखने को मिल सकता है, और समूह की तरफ से पूंजीगत खर्चे यानी कि कंपनी की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती की जा सकती है। तो ये कि एक खबर यहाँ पर निकल के आई। एक और महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है, वो ये कि घरेलू स्तर पर भी अदानी ग्रुप के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम यानी कि MVVNL ने स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए अदानी ग्रुप की बोली को निरस्त कर दिया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 75 लाख स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए अदानी समूह ने सबसे कम 5400 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद
MVVNL ने बोली को निरस्त कर दिया है। इस सब के अलावा जो तमाम ये दो नकारात्मक खबरें रहीं, इसके अलावा एक और खबर आई है और वो आई है सरकार की तरफ से। अदानी ग्रुप के सामने पैदा हुए संकट को लेकर पिछले हफ्ते सरकार की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस मामले पर रेगुलेटर सभी जरूरी कदम उठाएंगे। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि ग्रुप में बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको लेकर के पूरे बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो वित्त मंत्री ने क्लैरिफाई किया है और साथ में ये भी कहा कि भारतीय रेगुलेटर भारतीय बाजारों का प्रबंधन अच्छी तरह से कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अदानी समूह के घटनाक्रम से देश की छवि को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। तो ये तमाम वो डेवलपमेंट रहे अदानी समूह को लेकर के। और अब हम चाहेंगे कि हमारे जो आज के विश्लेषक हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वो टिप्पणी दें कि वो अदानी समूह को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया इस समय क्या है। निखिलेश जी। सर, एक मैं चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना था तो परसों के दिन जो 1000 का भाव देखने को मिला तो वहां पे मौके पे चौका मारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बनाए रखे। थोड़ा सा मतलब चीजें भी थोड़ा सा मुझे भी एक फील हुआ कि यार इतना टॉप से कंपनी गिरना चालू हुआ। हम लोग भी शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन इतना गंदी तरीके से किसी भी स्टॉक को गिराना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टर का पैसा भी काफी हैमर हो चुका है इस स्टॉक में। तो थोड़ा सा अगर आपको अडानी ग्रुप में ही चलना होगा तो आप अंबुजा सीमेंट में निवेश कर सकते हो, या फिर अडानी पोर्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी आप ले सकते हो। 400 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा अगर लेना ही है तो। अडानी एंटरप्राइज मेरे हिसाब से काफी वोलेटाइल हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रख सकते हो आप। देखो, मैं मेरे क्लाइंट्स को, किसी भी क्लाइंट्स को इस ग्रुप में इन्वेस्टमेंट का राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको रिस्क लेना ही है। तो इस वजह से मैंने आपको एक अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, ये दो स्टॉक आपको कहा है। तो वैसे तो निखिलेश जी का कहना है कि आप दूरी बना के चलें, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उन खबरों का क्या असर होगा ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो अभी के लिए आप दूरी बना के रखें, लेकिन अगर आपने कसम ही खा रखी है कि नहीं रिस्क लेना है तो आपको इस समूह की जो दो कंपनियां हैं अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट, वो बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं, वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं। इस बीच मोहम्मद जफ़र हुसैन साहब हमसे पूछ रहे हैं कि अभी कौन से बैंक में पैसा लगाना चाहिए। तो सर, अब से थोड़ी देर पहले बैंक सेक्टर पे हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा की, लेकिन फिर से हम चाहेंगे कि फेडरल बैंक का जिक्र यहाँ पर किया गया था निखिलेश पावस्कर जी से। और कौन कौन से बैंक थे सर, जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं वो जानना चाहते हैं। बैंक सर, एचडीएफसी नहीं, फेडरल बैंक में आप निवेश कर सकते हो 110 के आसपास। और अगर हम लोग कहेंगे तो दूसरा होगा पीएनबी 42-45 के आसपास अगर मिलता है, जहां से उसने ब्रेकआउट दिया था, तो उस रेंज में आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस में बाइंग कर सकते हो। ठीक, तो आपको यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि उत्तर मिल गया होगा। इस बीच केदार लांघा साहब कह रहे हैं आपकी तरफ से बहुत अच्छी सलाह मिलती है, आपका धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, कार्यक्रम में बने रहने के लिए और लगातार हमसे जुड़ते रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए। और इसके अलावा अमीन ज़कारिया साहब कह रहे हैं कि सरकार को अदानी को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए ताकि जो उनको लॉसेस हो रहे हैं वो रिकवर हो जाएं। चलिए, अच्छी बात है, आपके सलाह वहाँ पहुँचा दी। सुभाष खन्ना जी ने प्रश्न भेजा है, सुभाष जी का प्रश्न है, और सुभाष खन्ना जी के नाम के हमारे शो के प्रोड्यूसर भी हैं। तो सुभाष जी का प्रश्न ले लिया जाए। जोमेटो के 4 शेयर लिए हुए हैं 131 रुपये के भाव पर। तो सुभाष जी ने 131 के भाव पर लिए हुए हैं और अभी तो नुकसान में है अच्छे खासे। और जोमेटो का भविष्य जो है अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। 50 के ऊपर लोग कह रहे थे जब तक ट्रेड कर रहा है, अब तो 50 के भी नीचे चला गया है जोमेटो। सर, 50 के नीचे कैसा लग रहा है आपको? बहुत लोग तो अब जो सोशल मीडिया पे लोग टिप्पणियां करते हैं, कोई 20 रुपये बता रहा है, कोई 30 रुपये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसीलिए सुभाष जी परेशान है, आपसे आपकी सलाह जानना चाहते हैं। सर देखो, अभी इतना रुके हो तो रुक सकते हो आप। 42 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस डाल लो। 50 रुपीज़ अगर ये क्रॉस कर देगा तो फिर से एक अपमूव आएगा, वो स्टॉक को 58 से लेके 60 रुपीज़ तक लेके जा सकता है। क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम भी है और मल्टीपल इनसाइड कैंडल भी फॉर्मेशन बन रहा है इसमें। तो 52 रुपीज़ के ऊपर एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। एक आपसे जानना चाहेंगे, ये जितनी भी ये जो चूंकि जोमेटो पे सवाल आया है तो बहुत सारे लोग पेटीएम में भी फंसे हुए हैं। ये जितनी भी जो फिनटेक कंपनियां रही, इनका फैशन क्या माने निखिलेश जी, खत्म हो गया? पेटीएम पे भी काफी सारे सवाल आ रहे हैं, जोमेटो पे आ रहे हैं। देखो, एक्चुअली मार्केट का एक हमेशा एक ऐसे ही चलता है मार्केट की, जब बुल रन में होता है मार्केट तो किसी को कंपनी का वैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं पता होता है, अंधाधुंध बाइंग होता है।
आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है और सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट इजी है। लेकिन देखो 2021 जब खत्म हो गया, उसके बाद 22 भी देखो और 23 भी देखो, जब मार्केट वोलेटाइल हो गया तो सबको पता चला कि मार्केट इतना भी आसान नहीं है। तो किसी भी स्टॉक में किसी भी लेवल के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम ही दे सकता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मेरा मैक्स पेन लेवल कितना है। अगर मैंने 130 के आसपास लिया है तो मेरा मैक्स पेन में कितना देख सकता हूँ। लोग मुनाफे में इतना होल्ड नहीं करेंगे जितना लॉसेस में होल्ड करते हैं। तो एक ही राय होगी, अगर आप नए आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब तक आईपीओ का जो लिस्टिंग डे है, ओके, उसके लो के नीचे अगर ये काउंटर फिसलेगा तो आपको बिना सोचे समझे एक बार एग्जिट करना चाहिए। इस बीच जो है मोहम्मद जफर हुसैन साहब दोबारा सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि विप्रो में अभी क्या पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी हमने बातचीत की, विप्रो पे पॉजिटिव व्यू दिया है यहाँ पर नितिश जी ने। नितिश जी, एक बार अगर आप अपने जो विचार थे उसको अगर दोहरा दें तो। जी सर, विप्रो में आप 410 रुपए के ऊपर बाइंग कर ले, या फिर अगर नीचे में मिलता है 320 325 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे भी आप ले सकते हो। दो कंडीशंस मैंने आपको कहा है, एक तो 410 के ब्रेकआउट के ऊपर लेना है, या फिर नीचे में 325 से लेके 320 इस रेंज में लेना है। ठीक, चलिए इस बीच जो है हमारे पास प्रश्न भेजा है जयदी साहब ने। जयदी साहब का सवाल हम चाहेंगे कि जो है स्क्रीन पर लाया जाए। और जयदी साहब प्रश्न पूछना चाह रहे हैं मदरसन सूमी के ऊपर, मदरसन सूमी वायरिंग के ऊपर 58 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं, अभी क्या करना चाहिए। सिचान जयदी साहब आपने ये नहीं बताया कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। अभी आप फिलहाल अगर हम देखें तो 5 रुपये के आसपास का नुकसान आपको पर शेयर हो रहा है और आपने 58 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। 65 रुपये से गिरता हुआ ये शेयर अब जो है 53 रुपये के आसपास आ चुका है। नितेश जी, कुछ सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? सर मैं इनको एक ही सजेस्ट करूंगा कि जो एक पैनिक लो बना है 48 रुपीज के आसपास, उसका ही स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशंस को होल्ड करें। और लग रहा है कि 57 रुपीज के ऊपर, 55 रुपीज के ऊपर थोड़ा सा एक 60-62 रुपीज का ये लेवल दिखा सकता है। 60-62 रुपये का लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। होल्ड करने की सलाह है आपके लिए यहाँ पर। इस बीच एसबीआई पर भी जो है प्रश्न आ रहे हैं कि क्या अभी एसबीआई में पैसे लगा सकते हैं इन लेवल्स पे। तोमर साहब का सवाल है, शैलेंद्र तोमर जी का। तो यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जब उस दिन खबर आई अदानी वाली बजट के दिन, और उसके बाद से हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट फिर बैंकों में देखने को मिली और ख़ासतौर से एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। क्या ये गिरावट के बाद अब यहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है या आप अवॉइड करना चाहेंगे स्टेट बैंक ऑफ? नहीं सर, यहाँ पे मैं अवॉइड ही करना चाहूंगा। एक बार किसी स्टॉक को अगर नेगेटिव न्यूज आता है तो पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली फिर से कुछ न्यूज आए तो गिरावट आ सकती है। तो इसमें हम लोगों ने क्लाइंट्स को एक ही रिकमेंड कहा था, 600 के नीचे बिकवाली करने, 550 520 के टारगेट आ सकते, और हमारे जो टारगेट है वो अभी आ चुके हैं। तो हम लोग इसको अवॉइड करें। ऊपर में अगर मिलता है फिर से 580 या फिर 600 की रेंज में, तो वहां पे हम लोग बिकवाली का ही सोचेंगे। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बाजार पे ज़्यादातर लोग, आपका व्यू इस समय थोड़ा सा नकारात्मक है और आपको लग रहा है कि गिरावट आ सकती है, ऐसे में क्या एफएमसीजी को लेकर के कोई पॉइंट है? क्योंकि जब भी मंदी की बात होती है तो इनको डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये इनमें उतनी गिरावट नहीं आती है जितनी बाकी जगहों पे गिरावट आती है। तो क्या इस समय आईटीसी, एचयूएल जैसी कंपनियाँ क्या आपको अच्छी लग रही हैं कि वहाँ पर क्या कुछ व्यू है आपका एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर? नहीं, आईटीसी में अगर हम लोग देखेंगे जो उसका रनअप है वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा पूरा हो चुका है। हम लोग इसको डाबर को ट्रैक करें। डाबर अगर ये थोड़ा सा नीचे में आता है, ओके, ये जो पिछले वाला लो के आसपास अगर मिलता है 450 या फिर 460 इस रेंज में अगर डाबर मिलता है तो डाबर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो डाबर में यहाँ पर जो है एक खरीदारी का मौका मिल सकता है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन जैसा कि आज हम बात कर रहे थे अदानी समूह को लेकर के, और जितनी खबरें आई वो हमने आपको एक करके बता दी। लेकिन फिर से हम चाहेंगे जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अदानी समूह पे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है, तो आज जो खबरें रही उसमें जो है आपको बता दें कि एक के बाद एक विदेशी बैंक अदानी समूह को कर्ज देने से पीछे हट रहे हैं। क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप के बाद अब ब्रिटिश बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी अदानी समूह के बॉन्ड के बदले कर्ज देना बंद कर दिया है। ग्रुप को लेकर के रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद विदेशी बैंक इस तरह के कदम उठा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि अदानी समूह की कई कंपनियों की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। इधर रेटिंग एजेंसी एस&पी ने अदानी समूह की 2 कंपनियां अदानी पोर्ट्स और अदानी इलेक्ट्रिसिटी का आउटलुक भी घटा दिया है। कंपनियों के गवर्नेंस, रिस्क और फंडिंग की चुनौतियों का हवाला देते हुए एस&पी ने यह कदम उठाया है। उधर एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अदानी समूह को
जो नुकसान हुआ है उसका असर ये होगा कि कंपनी की विस्तार योजनाएं जो है वो आगे जो है उन पर रुकावट देखने को मिल सकती है और कंपनी की तरफ से पूंजीगत खर्च घटाया जा सकता है। तो ये एक नकारात्मक खबर यहाँ पर निकल करके आती हुई, लेकिन इसके अलावा चीज़ें यहीं नहीं रुकी, बल्कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बिजली कंपनी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम MMVL ने स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए अदानी ग्रुप की बोली को निरस्त कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 75 लाख स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए अदानी समूह ने सबसे कम 5400 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद MVVNL ने बोली को निरस्त कर दिया है। ये कुछ एक खबरें निकल कर आई हैं, लेकिन हालांकि वित्त मंत्री का भी बयान सामने आया है और वित्त मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि बैंकों और बीमा कंपनियों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के अंदर, और साथ ही ये भी कहा है कि अदानी समूह के साथ जो कुछ हुआ है उसका असर जो है देश की साख पर नहीं पड़ेगा। तो ये तमाम बातें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी हम आपको लगातार बताते चल रहे हैं ताकि आप अपडेट रहें। इस बीच सिचान जादे साहब ने HDFC लाइफ के ऊपर भी अपना प्रश्न भेजा है और ये जान रहे हैं कि अभी HDFC लाइफ के शेयर खरीदें या फिर मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, थोड़े इंतज़ार के बाद खरीदना चाहिए। देखो, HDFC लाइफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो एक न्यूज़ की वजह से गिर रहा है। कुछ आई थिंक टैक्सेशन को लेके उसमें कुछ न्यूज़ आया था, हम लोगों ने क्लाइंट्स को बिकवाए हुए था इसमें। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करो, अगर ये 400 के आसपास मिलता है, ठीक है, यहाँ से 20% और है, गिरने को स्टॉक कितना भी गिर सकता है, तो 400-420 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर लेना, 380 रुपये का स्टॉप लॉस क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। ठीक, इस बीच सेफ के नाम से इन्होंने अपना YouTube ID बनाया हुआ, YouTube व्यूवर हैं, कह रहे हैं क्या अदानी के शेयर 85% गिरेंगे और कितनी गिरावट चाह रहे हैं? लगातार तो गिर रहे हैं, कुछ शेयरों में तो हम देख रहे हैं कि अब जो है 70% तक की गिरावट आ गई है और कुछ शेयर ऐसे हैं जहां पर लोअर सर्किट खोल ही नहीं रहे हैं। तो 85% गिरेंगे, 80%, 90%, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। पास्कर साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इन पर? कह रहे हैं कि क्या 85% तक सारे शेयर गिर जाएंगे? नहीं, देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कितना भी चार्ट रीड करो, न्यूज के बेसिस के ऊपर ही उसको चलना है। ओके, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गया तो वो भागेगा, नेगेटिव न्यूज आ गया तो वो गिरेगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अगर आपको लेना भी है तो अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट का आप ले सकते हो। बाकी की उसके ऊपर मैं चार्ट्स को भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना हो जाए कि मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि बाय कर लो, तो शायद कल अगर उसको लोअर सर्किट लग गया तो भी प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूंगा ना लो और अगर ऊपर अपर सर्किट लग गया है तो भी मैं गलती साबित होऊंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं ऐसी चीजों के ऊपर नहीं जाता हूँ जहाँ पे मुझे ही कुछ मालूम नहीं कि क्या होगा, तो मैं किसी को क्या बताऊंगा। तो सलाह यही है सर आपके लिए कि कितना गिरेगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी खबरें आनी शुरू हुई हैं, क्या अगले दिन खबर आएगी, उस पर किस तरीके का बाजार रिएक्शन देगा, कुछ भी जो है प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन इस बीच अभिषेक कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। अभिषेक जी का प्रश्न दो शेयर्स पर है। एक तो जानना चाह रहे हैं कि एशियन पेंट्स और दीपक नाइट्रेट को क्या करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है? आज हम देख रहे हैं करीब 0.25% की गिरावट। दीपक नाइट्रेट को अवॉइड करें, दीपक नाइट्रेट को अवॉइड करें। और एशियन पेंट में देखते हैं हम लोग जरा। एशियन पेंट्स अभी 2739 पे चल रहा है, करीब 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर। अगर ये आपको ना 2600 के आसपास अगर मिलता है ओके, तो आप पोजीशंस बनाना, या फिर 2770 रुपए के ऊपर आप इसमें एक पोजीशंस बना सकते हो। 2770 रुपए के ऊपर पोजीशंस बनाओगे तो 27 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आएगा। क्योंकि अगर हम लोग इसका मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो वीकली चार्ट में मल्टीपल इनसाइड कैंडल पैटर्न बन चुका है और इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। इस बीच जो है कुछ एक और खबरें भी आ रही हैं और खास साथ सवाल बहुत तेज़ी के साथ हमारे साथ लोग दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि ज़रा हमको इस बारे में भी बताएं कि क्या साउथ इंडियन बैंक के कॉस्मिक जी का सवाल है, 9 रुपये पे मैंने ले रखा है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, क्या अभी जो है यहाँ पर बने रहें या निकल जाएं? साउथ इंडियन बैंक 9 रुपये की खरीद है सर। अरे सर बने रहो, 9 रुपए का स्टॉक अभी कितना चल रहा है, 18 रुपए के आसपास चल रहा है। ओके, एक ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस डाल दो 16 रुपए का और भूल जाओ उस स्टॉक को, 16 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दो। आप लकी हो कि इतने निचले लेवल्स के आसपास आपने खरीदा है स्टॉक को, रखो पोजीशंस को। अगर ये निकलता है ऊपर की साइड में फिर से 20-21 रुपए तो फिर वो एक तेजी से भाग सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना, 16 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस डाल दो। तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप सर और बने रहिए, डबल हो गए हैं पैसे आपके। तो आप कुछ मुनाफा बुक करना चाहें तो ठीक है, वरना कि स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं। सही टाइमिंग पे आपने ये
शेयर जो है वो आइडेंटिफाई किया है। तो यहाँ पर आप बने रहें, यही आपके लिए सलाह रहेगी। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हमसे आप जुड़ने का तरीका क्या है। 9311121874 ये हमारा टेलीफोन नंबर है, इसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और आज हमने कोशिश ये की है कि ज़्यादातर जितने भी सवाल आपके हैं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए, उन प्रश्नों के उत्तर दें। जो प्रश्न नहीं ले पाएंगे फिर शुक्रवार को लिए जाएंगे। लेकिन कल हम बातचीत करेंगे बीमा के ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे बीमा पर कल। और प्रियंका संभव जी होंगे आपके साथ और वो आपको बताएंगी कि कौन सा बीमा लेना सही रहता है, किस तरीके से निवेश करना चाहिए। ये हमारा चार्ट देख लीजिए किस तरीके से सोमवार को हम बात करते हैं शेयर बाज़ार की, मंगलवार को बीमा कर, बुधवार को अब मेरे साथ आप जुड़िएगा और बताएंगे म्यूचुअल फंड में क्या कुछ रहना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल भी आप भेजते रहिए, बुधवार को हम उसको आंसर करेंगे। थर्सडे को पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हर एक मुद्दा होगा और शुक्रवार को जो सवाल आज के रह जाएंगे उस पर बातचीत करेंगे शुक्रवार को। नितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी के बाज़ार में आपने कुछ एक शेयर तो सजेस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी उनको या तो रिपीट कर दिए या आपके पसंदीदा शेयर क्या कुछ हैं इस समय? जी सर, पसंदीदा शेयर तो विप्रो एक है, ऊपर की साइड में लेना है। रिलायंस को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। रिलायंस अगर 1900 से लेके 2000 के रेंज में अगर मिलता है तो थोड़ा सा वहां पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट हम लोगों ने जब शो किया था तब मैंने कहा था कि ये 2350 दिखाएगा और अभी वो 2300 के आसपास चल रहा है और मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। इसमें एक मंदी का और मौका मिलेगा आपको देखने को, लेकिन 1900 से लेके 2000 की रेंज मेरे लिए अट्रैक्टिव होगी। वहां पे थोड़ा करके बाइंग करना चाहिए, क्योंकि देखो बड़ा स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि वहां पे एक्यूमुलेशन हो सकता है। और थोड़ा सा देखो अडानी ग्रुप के ऊपर लोग इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी लगता है यार कि नंबर 1 पर्सन यहाँ से उसने इतना करके फिर से नीचे आने के बाद वो थोड़ा सा फील भी होता है। तो सोच समझ कर देखो, इमोशंस में आके पैसा ना लगाए। तो बुरा तो लगता है यार, सबका पैसा डूब गया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग भी शॉर्ट करते हैं, बड़े बड़े शॉर्ट्स हम लोगों ने भी किए, लेकिन इतना गंदा होगा सब कुछ चीजें उतनी आशा नहीं थी। तो इस वजह से जो भी होगा वो सोच समझ कर आप पैसा लगाना। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? नहीं, ये जो स्टॉक मैंने HDFC का दिया है वो मेरे क्लाइंट्स को मैंने रिकमेंड किया है ऑलरेडी, और बाकी का मेरा पर्सनल होल्डिंग कोई भी नहीं है, ना ही मेरा स्टॉक में कोई इंटरेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर ये बताने के लिए कि चार्ट से बाज़ार कैसा लग रहा है। और अभी जैसा कि आपने कहा कि बाज़ार में थोड़ी दूरी बना करके चलें अगर आप, या फिर मंदी करें, क्योंकि बाज़ार में अभी जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है तब तक बाज़ार में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन आप अपनी जेब से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।